एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग काफी टाइम के बाद देखने जा रहे हैं एक ट्रेन की वीडियो, लेकिन कहां से कहां तक का सफर करेंगे वो बताएंगे मौसम। आज हम ट्रेन का देखेंगे इंटरनेशनल सफर जो है वो देखेंगे और टाइटल है फर्स्ट ट्रेन जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कहते हैं भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि यहाँ दोनों देश व्यापार से तो जुड़े हैं, पर इन दोनों देशों के परिवार भी बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हैं। भारत और नेपाल का बॉर्डर हमेशा से ही दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला रहता है और नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने के संसाधन बहुत सारे हैं। बात करें रेल मार्ग की तो करीब 8 साल के बाद अब फिर से इन दोनों देशों के बीच ये दिलों को जोड़ने वाली लाइन बिछ चुकी है और नेपाल भारत का प्रेम अब और भी पक्का और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और आज मैं भी इसी नई यात्रा का गवाह बनने जा रहा हूँ, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस विशिष्ट यात्रा का भागी बनिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान को। तो फिलहाल मैं हूँ अभी जयनगर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से बहुत ही स्पेशल जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है। एक और चीज़ है कि जयनगर बोल सकते हैं कि एक तरह से एक बॉर्डर स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है इंडिया का। इसके बाद से जो नेपाल की बॉर्डर है वो शुरू हो जाती है। इंडिया की ट्रेन सिर्फ वहीं तक चलती है, लेकिन आज हम बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं और जाने वाले हैं नेपाल तक। तो ये मेरी एक तरह से पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जयनगर से नेपाल के कोठा तक और ये ट्रेन जो है ये पहली बार चलाई गई है इस रूट पे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो बिल्कुल मैं सुबह से परेशान था कि जो ट्रेन है पता नहीं कब से चलेगी, लेकिन भैया के शॉप पे आया तो आज के पेपर में देखो लिखा हुआ है कि सुबह 8:15 पर जो है ट्रेन चलने वाली है। देखते हैं कि 8:15 पर चलती है या फिर और लेट होती है। चलिए ट्रेन की टाइमिंग का तो समझ में आ गया। बाकी अगर बात करें जयनगर स्टेशन के बाहर की ना, तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा स्टेशन है ये, लेकिन एक चीज़ है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने वाली है ना, वैसे वैसे स्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा। एक चीज़ और है कि स्टेशन के ठीक बाहर आपको एटीएम मिल जाएगा, तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो कैश आप निकाल सकते हैं, ताकि आप अगर नेपाल में जाओ तो फिर आपको मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो। हालांकि वहाँ पे इंडियन रुपीज़ जो है वो चल जाता है, तो इसलिए पर उसके लिए कैश होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत है आज का दिन। तो यहाँ पे बाकायदा एक चीज़ अच्छी है कि सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आपको नेपाल ट्रैवल करना है तो आपको क्या क्या दस्तावेज जो है आपके साथ रखने होते हैं। वैसे 2 तारीख को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आज आम पब्लिक के लिए इसे पहली बार खोला जा रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना जिधर मैं जा रहा हूँ अभी, यहीं से मेनली वो ट्रेन जो है वो चलेगी और यहीं से आपको टिकट जो है वो भी यहीं से लेना होगा। उस तरफ से कोई मतलब नहीं है। और ये इंडियन कस्टम्स, इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। इंडियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोटो आईडी जो है वो दिखाना होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज़ कोई और नेशन का जो ट्रैवलर है वो शायद इसमें इतनी आसानी से ट्रैवल ना कर पाए। तो ये है वो टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट जो है वो मिलेगा। और बात करें टिकट कॉस्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो सारे स्टेशन तक का जो टिकट है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी फेयर देख रहे हैं ना, ये नेपाली रुपीज़ में है और इस स्टेशन का देख रेख जो है वो नेपाल के अधीन है। और अभी फाइनली बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, सब लोग लाइन में जो है वो लग चुके हैं। देखिए हम नेपाल जा रहे हैं, भैया के पास नेपाली 500 रुपये जो है वो रखे हुए थे। तो कुछ ऐसा होता है नेपाली 500 रुपया। चलिए हमारा इंडियन करेंसी भी वहाँ चल जाएगा ना भैया। तो टिकट प्रिंट होने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है, करीब 1.5 घंटे हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए, पर अभी तक टिकट जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान जो ट्रेन जो है ना वो आ चुकी है, तो पहले अराइवल जो है वो दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टिकट मिलती नहीं मिलती है। नेपाल और भारत के बीच वैसे तो आज़ादी के पहले से ही ट्रेन चलती थी। 1937 में नैरो गेज की ट्रेन भारत के रक्सौल से नेपाल के अमलेखगंज के बीच चलती थी। उसके बाद जयनगर से जनकपुर के बीच भी रेल सेवा शुरू की गई, पर उस वक्त लकड़ियों को ढोने के लिए सूट का इस्तेमाल होता था। चलिए बात करें टिकट की, तो टिकट जो है वो नहीं मिल पाया, मतलब प्रिंटर ख़राब था, इसलिए मैनुअली जो है वो टिकट लिख करके दिया गया है। और बाकी जिनको टिकट नहीं मिल पाया वो लोग
ट्रेन में बोर्ड कर सकते हैं और उनका टिकट जो है वो ट्रेन के अंदर ही बन जाएगा। तो ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है आज के दिन में, लेकिन आपको अपना आधार या फिर वोटर कार्ड जो है ना वो अपने साथ रखना पड़ेगा, तभी आपका जो टिकट है वो बनेगा। चलिए फिलहाल आपको इंटीरियर जो है वो दिखाते हैं सेकंड सीटिंग का। तो बिल्कुल टिपिकल DMU ट्रेन जो है बिल्कुल वैसे ही इसका इंटीरियर है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे जो फैंस हैं ना वो दिए गए हैं, ये इसका अच्छा लगी मुझे। आप कहाँ जाइएगा? टिकट मिला आपको? देखिए दिखाइए, देखिए कुछ ऐसे मैनुअली जो है वो टिकट मिल रहा है। टिकट पे लिख के दिया है, प्रिंट करने काम कर रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसे टिकट जो है वो मिल रहा है। बाकी अगर बात करें सीट्स की ना, तो सीट्स कुछ ऐसी है, नॉर्मल कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी इसकी है। तो ये सेकंड सीटिंग की सीट्स है, लेकिन हमारी टिकट जो है वो AC क्लास में है। तो चलते देखते हैं कि AC क्लास जो है वो कैसा है। और वो बार नेपाल जा रहे हैं आप लोग? जनक दर्शन करने। कैसा लग रहा है? पहली बार ट्रेन से जा रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सुविधा हो गई ना, बस से अच्छा है ना? चलो ये बढ़िया चीज़ है, सब लोग खुश हैं। आप लोग पहली बार जा रहे हैं नेपाल गाड़ी से? पहली बार ना? कैसा मतलब अभी लग रहा है? अभी बहुत अच्छा। पहले बस से जाते थे, अब सीधे ट्रेन से। इतना आनंद आ रहा है जिसका आनंद मिल रहा है, लगता है कि हम लोग एक दूसरे देश से दूसरे देश में हमारा ये गाड़ी का। वैसे भी रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत का। बड़े भाई छोटे भाई का। बिल्कुल हाँ। चलिए सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार ट्रेन से लोग जो है वो नेपाल की यात्रा जो है वो कर पाएंगे। और ये हमारा AC चेयर कार, लेकिन अभी तक जो इसके दरवाजे हैं वो नहीं खुले हैं, देखते हैं कब खुलता है। लेकिन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसमें यात्रा करने में, क्योंकि DMU ट्रेन में पहली बार AC चेयर कार में देख रहा हूँ। हालांकि कश्मीर में ऐसी ट्रेन चलती हैं, लेकिन पहली बार मैं ऐसे कोच में सफ़र करने वाला हूँ। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि तो ये सारे कोंकण रेलवे का स्टाफ, और इन्हीं कारण से ये जो ट्रेन है वो चल पा रही है। चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन जो है वो चलने लगी है। हिमांशु भाई भी यात्रा करें हमारे साथ। और ये है AC चेयर कार, बड़ा ही लग्जरी लग रहा है, मतलब कारपेट जो है वो बिछा हुआ है, और कुछ ऐसे वंदे भारत की याद आ रही है मुझे। वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो लग रहा है। और नए हाईवे बनने से रक्सौल अमलेखगंज रेल मार्ग को 1965 में बंद कर दिया गया, पर ये रूट फिर भी ऑपरेशनल था। पर उसके बाद 2001 में आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था और ये रेलवे लाइन पूरी तरह से बह गया। फिर इसके बाद यही एक छोटा सा हिस्सा बचा था, पर जिसमें 2014 के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चली, क्योंकि नैरो गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए ये रूट भी बंद रहा था। और फिलहाल अभी 100 की रफ्तार में इस रेल मार्ग पर मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो ये अपना पहला हॉल्ट इनरवा रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, और ये पहला हॉल्ट है नेपाल का। तो फाइनली ये हमारा पहला हॉल्ट है, और पहला हॉल्ट नेपाल के अंदर, यानी कि सिर्फ जनकपुर जो है ना वही इंडिया में है। उसके बाद से सारे हॉल्ट जो हैं वो नेपाल के अंदर ही होने वाले। यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, यार सब लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। हेलो हेलो सर, बनारस से? अच्छा, हम भी बनारस से ही हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। और यहाँ पे एक और रेक जो है वो रखा हुआ है, तो बहुत सारी रेक्स जो है वो चलेंगी, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन में सिर्फ एक रेक चल रही है, और यही रेक जो है अप एंड डाउन करने वाला है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ सेम है, मतलब वहाँ की गाड़ियाँ देखो, बिल्कुल ये हमारी बजाज की गाड़ियाँ हैं, और उस तरफ TVS की गाड़ी खड़ी है, तो सब इंडियन बाइक्स ही हैं, बस नंबर प्लेट जो है वो अलग दिखता है आपको। और एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि नेपाल में एंटर करने के तुरंत बाद जो जियो का सिग्नल है वो निकल चुका है, सिर्फ एयरटेल का सिग्नल जो है वो आ रहा है। तो मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में देखा जाए तो फिलहाल अभी यहाँ इनरवा तक एयरटेल का सिग्नल जो है वो आ रहा है, लेकिन जियो का सिग्नल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ऊपर सामान रखने के लिए ना काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। कर्टन्स, वाकई यार ये कर्टन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी रॉयल लग रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उचित रेल टिकट लेकर ही यात्रा करें, बिना टिकट की यात्रा करना दंडनीय अपराध है। और बात करें सीट्स की ना,
तो सीट्स कंफर्टेबल हैं ऑल्दो, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जैसे हमारे वंदे भारत या फिर वंदे भारत की बात छोड़ दो, आप तेजस की बात करता हूँ, उनकी सीट से मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, शताब्दी की अगर बात करें ना तो वो ज़्यादा अच्छी है, उनकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है। और इनके सीट्स की कुशनिंग जो है ना वो नॉर्मल सिंपल ही है, तो बहुत ही सिंपल रखी गई है। तो इतनी छोटी जर्नी में करीब 7 स्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, और अभी खजूरी स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले हम। लोग बहुत खुश हैं, ट्रेन जो है इंटरनेशनल ट्रेन होने के कारण से जो सिक्योरिटी है इस ट्रेन की वो भी काफ़ी पुख्ता है। और चाहे वो कोई भी स्टेशन हो, हर स्टेशन पे आपको भीड़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कुछ ऐसा है जनरल क्लास का हाल। ये फ़ैन तो बहुत ही कमाल का, मतलब चारों तरफ जो है वो पैसेंजर्स को हवा दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। वाकई में ये बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है इस ट्रेन में ट्रैवल करने का। और फिलहाल मैं अभी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहा हूँ। ठीक इसके पीछे वाला जो कोच है वो एसी क्लास है, लेकिन उसमें बहुत ही कम लोग हैं। अगर मेरे को बात करनी है लोकल लोगों से तो मुझे सेकंड क्लास में आना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, तो ये लोकल ट्रेन ही DMU ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में आपको जो वॉशरूम है ना उसकी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। वॉशरूम बहुत ही साफ़ सुथरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो सिर्फ खुर्था तक जाने वाली है। और बात करें इस पूरे रूट की तो ये रूट जो है वो जयनगर से बर्दीवास तक का बनाया गया है, मतलब काम जो है वो चल रहा है, लेकिन सिर्फ पहला स्ट्रेच जो था वो सिर्फ खुर्था तक की था। ये करीब 34 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसको अभी खोला गया है। इसके बाद से सेकेंड फेज़ में खुर्था से लेकर के बर्दीवास तक का जो रूट है वो भी तैयार हो जाएगा। ऑलमोस्ट वो तैयार हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग जो है बस वो बाकी है। तो बहुत ही जल्दी वहाँ तक भी ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। और बात करें इस रेल रूट की तो इस रेल रूट को तैयार किया है हमारी प्यारी कोंकण रेलवेज़ ने, मतलब कोंकण रेलवेज़ को यहाँ बुलाया गया और सारा जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है ना वो हमारी कोंकण रेलवेज़ ने किया। तो नेक्स्ट स्टेशन जो है वो जनकपुर जो है वो आने वाला है और उसके बाद से खुर्था जो है वो पहुँच जाएंगे। लेकिन जनकपुर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले उसका अराइवल जो है वो लेते हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद इस रूट पर ट्रेन जो है वो चल रही है। चाहे वो स्कूली बच्चे हो या फिर घर के बड़े हों, सभी लोग घर के बाहर निकल करके ट्रेन को देखना चाहते हैं। तो जनकपुर में आपको कुछ पुराने जो रूट का अवशेष है ना वो देखने को मिल जाएगा। ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये बिल्कुल पुराना नैरो गेज का इंजन।
फाइनली पहुंच चुके हैं जनकपुर धाम और ये है बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेनली यहाँ पे भारत से लोग आते हैं जनकपुर धाम विजिट करने के लिए। और जनकपुर धाम क्यों फेमस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मिथिला नरेश का नाम सुना होगा आपने, राजा जनक का नाम सुना होगा। जब राजा जनक की जो पुत्री थी माता सीता, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। राम मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है, जानकी मंदिर है, और जनक जी का मंदिर भी है ना, जनक धाम वही मेन है ना। यहाँ से स्टेशन से कितना दूर होगा? थोड़ा ही दूर है, मतलब यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा किसी को भी? यहाँ पर मिले। अच्छा, वहाँ पे बैटरी रिक्शा कोई भी रिक्शा मिल जाएगा? जानकी मंदिर तो अच्छा, तो यहाँ से आप आराम से रिक्शा में बैठ करके ना सारे धार्मिक स्थल जो है वो घूम सकते हैं। और मेनली यहीं पे लोग आएंगे, यहीं पे लोग ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे, जो लोग जनकपुर धाम घूमने आएंगे, जो लोग सारे टेम्पल्स जो है वो देखना चाहते हैं। बच्चे बहुत ही खुश हैं। कभी ट्रेन में बैठे हो? इधर नहीं बैठे हो? अब बैठोगे इसमें? ये बच्चे फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन को देख रहे हैं। शायद जब ये पैदा हुए होंगे ना, तब यहाँ के जो ट्रेनें हैं वो बंद हो चुकी होंगी और अब इनको ट्रेन देखने को मिल रहा है। कैसा है ट्रेन? अच्छा है, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कब जाओगे फिर इसमें? अभी दवा नहीं है, दवा नहीं है। और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में जो है वो हार डाल दिया गया हो। खैर फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने जर्नी के लास्ट स्टॉप यानी कि कुर्था। और अराउंड 34 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और समय अगर आप नहीं पूछे तो अच्छा होगा, क्योंकि करीब 2 घंटे का समय जो है वो लगा हमें ये डिस्टेंस कवर करने में। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने जर्नी के लास्ट हॉल्ट यानी कि कुर्था। और सिर्फ यहीं तक हमारी ट्रेन का जर्नी था और इसके बाद से हमारी ट्रेन जो है वापस रिटर्न होने वाली है जयनगर के लिए। एक और चीज़ है, इसके आगे ना यानी कि बर्दीबास तक जो रूट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस हल्की सी फिनिशिंग जो है वो बाकी है। तो वो होते ही ये ट्रेन जो है वो और आगे तक जाएगी और उसके बाद से जयनगर से बर्दीबास तक जो ट्रेन है वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये रूट जो है कब तक तैयार होता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक की जर्नी करके काफ़ी मज़ा आया और पहली बार नेपाल के अंदर में आया हूँ। बचपन में पता नहीं कब गया हूँगा मैं, लेकिन अपने होश में पहली बार नेपाल में आया हूँ और वो भी रोडवेज से नहीं बल्कि रेलवे से। और एक और चीज़ है कि अगर ये चीज़ सफल हुई ना तो इसके बाद इंडियन रेलवेज़ जो है वो काठमांडू से रक्सौल के बीच भी जो रेलवे लाइन है वो भी बनाने की कोशिश करेगा। शायद उसका भी कुछ प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ है। तो आने वाले समय में उस रूट पर भी जो ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाए। तो हमारी जर्नी में बहुत सारे मेहमान भी थे, बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। आप बनारस से आए थे और आप लखनऊ से। आपका चैनल का नाम क्या है? यात्रा ऑन ट्रैक। यात्रा ऑन ट्रैक। तो इनको फॉलो कर लीजिए, ये लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बाकी और भी लोगों से आपको मिलवाता हूँ क्योंकि बहुत लोग आ जाए हुए थे। चलिए और लोगों से आपको मिलवाते। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप भैया से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से हमको चैनल नहीं खोले तो उसके पहले से इनका वीडियो देखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और आज हमारी इच्छा पूरी हुई। थैंक यू सो मच। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर मत बोलिए बस। नहीं सर, आपके वीडियो ही देख के हम लोग आप बड़े हमसे बड़े हो चाहे छोटे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मामले में आप एकदम आगे हैं और सबसे आगे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब लोग थोड़ा हाय हेलो बोल दो यार। हेलो। तो ये लोग हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, इन सबको मिलवा दिया था। मोनू भाई भी सफ़र कर रहे थे। 600 दिए थे भाई हाय बोल दो। हेलो। तो ये सभी लोग सफ़र करते मेरे साथ और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सभी लोग शायद पहली बार नेपाल आए, वो भी ट्रेन से। पहली बार ट्रेन चल तो पहली बार ही आए होंगे। चलो काफ़ी अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला। बस बीच में इशू आए थे थोड़े से, वो चलता है उतना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी डिले आई यहाँ पे बस, लेकिन फिर भी कोई नहीं, चलता है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और
एक और चीज़ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी आने वाली जर्नी की सारी अपडेट जो है वो शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक और चीज़ है, जय भारत और जय नेपाल। भाई रेलगाड़ी की यात्रा की बात की जाए तो मेरा ख्याल है वैसे एक बहुत अच्छी यात्रा होती है। आपको जो है बहुत सुकून रहता है, बहुत कन्वीनियंट रहते हैं बसों और वैगनों की जो है वो निस्बत जो है रेलगाड़ी का सफर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इंडियन नेपाल रेलवे की मैं बात करूँ तो बड़ी देर पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी इस पे देखी थी जो नैरो गेज पे बनी हुई थी। मैं कहूँगी इससे पहले हम लोग बाय रोड गए थे नेपाल, और जनकपुर का जब भी नाम आ रहा था मेरे दिमाग में आ रहा था कि जनकपुर हम लोग गए थे। मैं इसके बारे में बात करना चाहती कि हाँ हम लोग गए। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में ट्रेन जो बड़ा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब बाय रोड इतना अच्छा नहीं लगता ट्रैवल करना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन ये कि आपके पास जब कनेक्टिविटी के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो डेफिनेटली उसका जो फायदा है वो एक आम नागरिक को ज्यादा रहता है। अच्छा, एक चीज मुझे शायद मैंने मिस कर दी है या मुझे पता नहीं चला उस तरीके से, मौसम बीच में ये टिकट का डिस्कस किया कि कितना था जो मतलब के टिकट की प्राइस मुझे वैसे बीच में नहीं बताई, लेकिन हाँ नहीं बताई, लेकिन जो वहां पे लिखा हुआ था ना, मुझे लगता है स्टार्टिंग प्राइस शायद 100 रुपीज थी। मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज थी क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं चीज मिस कर देती हूँ, मौसम को पता होता है, तो इसलिए मैंने कहा मैं मौसम से ही नहीं, वो जो मेन पे लिखा हुआ था ना, जो दिखाया था ना, जैसे हमारे यहाँ पे भी वो दीवारों पे लिखा होता है। 90 लगा था, पता नहीं मुझे सबसे ऊपर वाली 100 लगी थी, उसके नीचे वाली मुझे समझ नहीं थी लग रही कि वो किस लिखी। लेकिन ओवरऑल सफर की मैं बात करूँ तो सफर जो है वो एक खूबसूरत रहा है। और मैं अगर कोचेस की बात करूँ तो जैसे उन्होंने बीच में कश्मीर रेलवे का जिक्र किया, तो मुझे उसी टाइप की जो है यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसी टाइप का लगा वो। और कश्मीर में हमें जो है एसी वाली कोच जो है वो देखने को नहीं मिली, यहाँ पर एसी वाली कोच देखने को मिली। इंटीरियर मुझे डिफरेंट इसीलिए लगा था क्योंकि जैसे हम लोग बाकी इंडियन रेलवेज देखते हैं उनका इंटीरियर थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, यानी कि उसमें हमें थोड़ा एक कन्वेंशनल इंटीरियर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर नो डाउट जिस तरीके से कश्मीर में हम लोगों ने देखी थी उस तरह की हमें सीटिंग नजर आई। लेकिन हाँ मुझे थोड़ी जो एसी वाला भी एक क्लास थी उसमें भी मुझे एसी वाला क्लास थी, जो एसी क्लास थी मुझे उसमें भी जो सीट्स हैं हालांकि बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई थिंक उतनी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रही थोड़ी सी। हाँ जब उन्होंने वो उसे प्रेस किया था ना तो सख्त फील हो रही थी। हम लोगों ने बाकी इंडियन ट्रेन्स देखी है ना, उनके अगर कंपैरिजन में मैं बात करूं तो मुझे थोड़ा सा वाकई में वो हार्ड लगी है। अदरवाइज लुक वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे एसी क्लास में एंटर होते हैं आपको लगता है हाँ वाओ आप कितनी अच्छी जगह पर बैठ रहे हो, एक वीआईपी लुक आपको जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। वीआईपी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे वैसे पर्सनली एज यूजुअल हम दोनों के टेस्ट में काफी डिफरेंस है। मौसम नो डाउट ट्रैवल करना चाहेगा लोकल जो डिब्बा है उसमें, नहीं अब आगे टेस्ट चेंज होना शुरू हो गया। मैं एसी में भी अब कंफर्टेबल हूँ, यू नो। मौसम में बट इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि मौसम वहां पर टिकेगा नहीं, मौसम घूमता फिरता रहेगा। डिपेंड करता है, अगर मैं ज्यादा थका हुआ तो फिर मैं बैठा रहूंगा, अगर मैं ज्यादा थका नहीं हुआ तो फिर नो डाउट मैं चक्कर लगाता रहूंगा। फिर उसके बाद कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी तो वो फिर भी मैं बाहर जाऊंगा। इस चीज में कोई वो नहीं है कि वाकई मैं वहां पे इतना ज्यादा टिकने वाला नहीं। अच्छा वैसे अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर जो मैंने अभी 34 का वीडियो में पढ़ा। अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 34-35, लेकिन मैंने यहाँ पर 35 पढ़ा है, तो 34 है ये 35 है। खैर वो आप लोग हम लोगों को कंफर्म कर देना। और जैसे वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में भी बताया गया कि कब से पहली जो सर्विस है वो स्टार्ट है, यानी कि 1927 से, और फिर उसके बीच में जिस तरीके से बाढ़ आई और फिर उसके बाद मतलब के थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई चीजें जो है आना जाना। लेकिन ये कि दोबारा से जैसे ये सर्विस स्टार्ट की गई है, मुझे लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आई थिंक मौसम में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको इस लिहाज से भी ट्रेड के लिहाज से भी आई थिंक ये आपको फायदा चीजें देती है। वैसे अगर अभी देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उसमें मुझे कोई ऐसी कोच नजर नहीं आई जिसमें मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई इसमें सामान जो है वो भी आ जा सकता है। मुझे फिलहाल अभी लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का ही ज्यादा नजर आया, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत आप जो है कोच में रख के ले जाते हैं वो एक अलग बात है। मानो कि अगर ऐसा भी तो ऑप्शंस मिल सकते हैं ना, इन फ्यूचर आपको जो है ऑप्शंस जो है वो मिल सकते हैं। मैंने इससे पहले जो है डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेपाल रेलवे के नाम से, तो उसमें
में जो नैरो गेज ही दिखाई गई हुई थी। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें जो रश था, जिस तरह लोग ट्रैवल कर रहे थे, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती ये वो, यानी कि इससे भी ये इसमें जो अभी लोग खड़े हुए थे ना, वो तो एक बड़ी अच्छी कंडीशन थी, लेकिन अगर आप वो देखें ना, वो बहुत एक अजीब तरह का जो है सिनेरियो था। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कोंकण रेलवे की भी और इंडियन रेलवे की, कि उन्होंने जिस तरह ट्रैक को दोबारा बनाया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर स्लाब आता है, ट्रैक बह जाता है, तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट उस ट्रैक भी बंद कर देती है, तो बह जाए। बजाय इसके कि उसे रिपेयर करे, वो ट्रैक ही जो है वो सर्विस ही वहां पे बंद हो जाती है, दोबारा रिपेयर करने की यहाँ पे नौबत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कोंकण रेलवे और इंडियन रेलवे की जो है ये एक खासियत है कि उन्होंने उस ट्रैक को बहाल किया, बल्कि मैं कहता हूँ कि नैरो गेज को जो है वो ब्रॉड गेज पे कन्वर्ट करके उन्होंने इंडिया नेपाल को जो है कनेक्ट किया। नो डाउट इन फ्यूचर में भी हो सकता है कि आगे इसे काठमांडू तक भी जोड़ दिया जाए, तो नो डाउट आपको फिर एक कैपिटल से दूसरे देश के कैपिटल तक आसानी से CSP मिल जाती है। फिर उसके अलावा अगर मैं लोगों की भी बात करूं तो जो लोग यात्रा करने वाले होते हैं, यानी कि दर्शन करने जिन्होंने जाना होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि बसेज में अमूमन दिल भी खराब होते हैं, वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो उस भी प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। वो भी नो डाउट एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो है ना ट्रेन का फायदा यही होता है कि बेशक चले घंटा ज्यादा लग जाए, लेकिन बंदा आराम से पहुंच जाता है। वैसे वाकई में ये चीज मैं मानती हूँ कि जो रेलवे का एक सफर है ना, वो बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बसेस और रोड ट्रांसपोर्ट। हाँ, लेकिन एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि मे बी थोड़ा सा जो लोग हैं उनको इस लिहाज से भी सुविधा हो जाएगी कि जो मेरा दिमाग थोड़ा सा उस चीज में स्टक हुआ है कि लाइक जो होलसेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं, थोड़ा बहुत सामान आई थिंक लोगों के लिए काफी ज्यादा ना एक कन्वीनियंट रह जाता है चीजों को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो मुझे तो लगता है कि अगर जिस तरीके से ब्लॉगर ने भी बीच में बताया कि मतलब आई थिंक लोग जो हैं वो ज्यादा एक सफर करेंगे और प्रॉफिट में जाएगा, तो डेफिनेटली जो आगे काठमांडू तक भी जैसे बताया कि जो ट्रैक है उसको साथ में शामिल किया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि रेलवे एक ऐसा सफर होता है ना जो आप बिल्कुल बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा साइडों पर जो लोग थे वो किस तरीके से खुश हो रहे थे और आपको भी अच्छा लगता है। और मुझे नहीं समझ में आता कि ये वाकई में एक ऐसी चीज है कि आप जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हो, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, एक अलग सी खुशी होती है। आई डोंट नो कि वो क्यों होती है। जब कभी मैं वैसे मतलब पाकिस्तान से इंडिया आऊंगी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करूंगी तो मैं अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करूंगी, बट मैं अभी जितने भी लोगों को देखती हूँ मैं देखती हूँ कि उनमें ना एक अलग किस्म की उनकी एक एक्साइटमेंट नो डाउट होती है, ये एक्साइटमेंट जो है वो रहती है। और जो है मैं बात करूँ काठमांडू की, तो काठमांडू जो है काफी खूबसूरत शहर है, मैंने काफी ज्यादा उसकी वीडियोस देखी हुई है। और अभी जो ट्रैक मैंने देखा तो सारा जो है ना मैदानी इलाके में, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे लगता था कि नेपाल जो है वो लगभग पहाड़ी इलाका ही ज्यादातर होगा। वो मे बी हाँ वो है लेकिन देखा बहुत ही एक खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन ये जो है अभी जो देखेंगे जनकपुर हमने पहले भी देखा, उसका तो मुझे आइडिया था कि वहां पर पहाड़ वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी एरिया भी इस तरह का वहां तक तो ये मिलेगा थोड़ा सा था। लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइजिंग था कि नेपाल मतलब उसके जो रेलवे स्टेशन है वो वाकई में पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से अच्छे हैं। इवन के यहाँ पर तो जब हम लोग जाते हैं तो छोटे छोटे आपको स्टेशंस नजर आते हैं, ठीक है ना। लाहौर का स्टेशन बहुत बड़ा, ठीक है। फिर आगे अगर देखा जाए तो नारोवाल का स्टेशन भी अच्छा बन गया हुआ। अभी मतलब मैंने खुद विजिट तो नहीं किया, लेकिन लोग बोलते हैं कि अब वो काफी अच्छा बन गया हुआ है। बट इन बिटवीन जो आपको इसके स्टेशन नजर आते हैं वो इतने छोटे छोटे हैं कि समटाइम्स तो गाड़ी जो है वो बाहर निकल रही होती है स्टेशन, मतलब वैसे देखा जाए तो देखने सुनने वाले को लगेगा बहुत बड़े होते हैं या इनकी गाड़ी बहुत बड़ी नहीं जो कुछ ट्रेन्स हैं ऐसी जिनको जो बाहर निकल रही होती है, वरना मोस्टली जो है प्लेटफॉर्म के मुताबिक ही ट्रेन जो है वो भेजी जाती है या बहुत छोटी भेज दी जाती है। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मौसम के देखो ना स्टेशन बीच में अगर जिनकी हालत खराब भी थी उनको दोबारा से मतलब नहीं बनाया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर नारोवाल वाली साइड पे जाए तो सिर्फ एक ही ट्रेन ऐसी जाती है जो स्टेशन से बाहर निकलती है, क्योंकि वो कराची से आती है, उसके
जो है डब्बे काटे नहीं जाते, वो पूरी की पूरी वैसे भेज दी जाती है। लेकिन अगर बाकी ट्रेनों की बात करें तो वो सारी स्टेशन के अंदर ही आती हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जो बात करने का मकसद वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में जो चीज है वो अच्छी नहीं हो रही। मेरा कहने का मकसद ये कि नेपाल एक छोटा देश है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो उनके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे स्टेशन वो अच्छे हैं पाकिस्तान से। यहाँ पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सेकेंडली या तो फिर ये जो जितने भी रेलवे स्टेशन है वो नए बनाए हैं, इस ट्रैक की वजह से ये भी पॉसिबल हो सकता है, या वहां पर वाकई में अच्छे हैं। तो खैर मुझे तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आप जरूर बताइएगा। दूसरा जो है ये आप चीज कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक की स्पीड जो है वो इतनी नहीं है। जो ब्रांच लाइंस की अगर बात की जाए ना तो वहां पर आपको 60-70 इतनी स्पीड मिलेगी, लेकिन मेन ट्रैक पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये चीज मैं कह सकता हूँ कि ब्रांच लाइन पे जो है ना रेलवे की जो स्पीड है वो बहुत कम है यहाँ पर। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आप में से कौन कौन बाय रोड गया हुआ है ये भी जरूर बताइए, और बाय ट्रेन कौन कौन जाना चाहता है ये भी जरूर बताइए। होकर आ चुका हुआ है। और मुझे यहाँ पर जो व्लॉगर है मुझे बहुत अच्छा लगा उनके बात करने का तरीका, क्योंकि बहुत ही हम्बल है वो। उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज नजर आती है। तो मतलब आपको ना वीडियो देखने का और ज्यादा मजा आता है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और बाकी जो डिस्कशन हम लोगों ने किया और जो आपकी डिस्कशन हम लोगों से आप करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। और इसी साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।